नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। तो क्या हाल चाल है? देखिए, आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग देखेंगे आप लोगों का गोधली का गद्य खंड क्लास 10 का जो हिंदी है उसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं का ऑब्जेक्टिव आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं। काफ़ी बेहतरीन सेशन होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप लोग देखिएगा। इस सेशन के अंदर कुल 50 प्रश्न है और 2 अतिरिक्त प्रश्न इसके अंदर हमने डाले हैं, जो आपको जवाब देने हैं। वो हम आपको लास्ट में बताएँगे कौन सा 2 अतिरिक्त प्रश्न इसके अंदर डाला गया है। लेकिन मुख्य रूप से जो 50 ऑब्जेक्टिव है, जो इस चैप्टर से जितना अच्छा-अच्छा प्रश्न है जो बन सका है, जो परीक्षा में पूछे जाने लायक है, वो सारे प्रश्न को क्या किया है हमने इस वीडियो के अंदर जो है वो उठा के रख दिया है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटा-सा अनुरोध करना चाहते हैं कि चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको ज्वाइन भी कीजिए। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न जो है आपके सामने लेकर के आते हैं और पहला प्रश्न जो है आपके सामने आ गया है उसको देखिए। प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए जैसा कि आप लोगों को पूर्व ज्ञात है कि 30 सेकंड का समय मिलता है, तो उसी समय के अंदर आप लोगों को जवाब दे देना है। तो चलिए पहला प्रश्न जो है आपके सामने आ गया है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? मनुष्यता के, सभ्यता के, पार्श्ववृत्ति के या सौंदर्य के? तो देखिए लेखक के अनुसार जो मनुष्य के नाखून जो है वो पार्श्ववृत्ति के हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म आपको बताना है कब हुआ था। तो देखिए हजारी प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1907 में छपरा के बलिया आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? किस निबंध के रचयिता है? नागरी लिपि के, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन, शिक्षा और संस्कृति। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है वो नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचयिता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में कि छत्तीसगढ़ में? तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था ये बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, अभी बताए हैं आपको। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? सन 1980 में, सन 1979 में, सन 1879 में, सन 1885 में? तो देखिए इनका जो मृत्यु हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 1979 के अंदर हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? भावनात्मक है, विवरणात्मक है, ललित है कि विवेचनात्मक है? तो देखिए ये जो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये जो निबंध है ये ललित निबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं बिना किसी संदेह का। जो आप चैप्टर खोलेंगे जब जिसमें विषय सूची लिखा होता है तो वहां पे वो स्पष्ट आपको दिख जाएगा कि किस प्रकार की विधा है। इस जो नाखून बढ़ते हैं ये जो आपका पाठ है वो किस विधा का है। तो उसमें आपको दिखेगा कि ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है? वैचारिक निबंध, शोधपरक निबंध, आलोचनात्मक निबंध और ललित निबंध? देखिए अभी आपको बताया ना कि ये जो नाखून के ऊपर तय गद्य की जो विधा है वो ललित निबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए प्रश्न पूछने का तरीका आप देखिए किस तरह से, एक ही प्रश्न को किस तरह से पूछा जा सकता है। अनेकों प्रकार हो सकते हैं किसी प्रश्न को पूछे जाने का, पर जो प्रश्न संभव हो पाया है कि आपको दिखे कि किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो हमने आपके सामने जो है वो रख दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, ललित निबंध। अगला सवाल आपके सामने है, अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, नाटक है, क्या है भाई आपको बताना है। तो देखिए ये इनाम दास का जो पोथा जो साहित्य है ये एक उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सटीक बैठेगा इसके साथ। और आप यहाँ पे देखेंगे भी जहाँ लेखक का परिचय दिया हुआ है आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का, उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है, अगर पढ़े होंगे तो आपको दिखेगा भी वहां पे, है कि नहीं? अनाम दास का पोथा उपन्यास, तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उपन्यास है। और अगला सवाल आपके सामने है, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? प्रेमचंद्र पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो देखिए ये द्विवेदी जी को जो आलोक पर्व पर जो पुरस्कार मिला था वो साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है?
कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है? रामविलास शर्मा जी की, नलिन बिलोचन शर्मा जी की, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, या अशोक वाजपेयी जी का? तो ये जो है ये भी इन्हीं की रचना है। हमारे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्हीं की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? जंगली जीवन में, शिक्षित जीवन में, अशिक्षित जीवन में, अविकसित जीवन में? तो देखिए, मनुष्य जब जंगलों में रहा करते थे, है कि नहीं, तो जंगली जीवन में उनको नाखून की जरूरत थी, वो अपनी सुरक्षा के लिए उसका इस्तेमाल किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, असुरों के पास नहीं थे विद्याएं, शक्ति, युद्ध कौशल, लोहे के अस्त्र? उनके पास तो सब कुछ थी, विद्या भी थी, शक्ति भी था, युद्ध कौशल भी था, लेकिन उनके पास लोहे का अस्त्र नहीं था। इस वजह से कई युद्ध जो है वो देवताओं से हार गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, नखदर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? स्वयं पर, देवताओं पर, पाषाण अस्त्र पर, या एटम बम पर? जो आधुनिक मनुष्य है वो एटम बम पर भरोसा करके क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है, आगे की ओर चल पड़ा है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, किसी भी चैप्टर से ना, देखिएगा, जब भी प्रश्न पूछता है तो उस पे सबसे अत्यधिक मात्रा में आप देखिए फोकस जो रहता है क्वेश्चन का, वो लेखक के परिचय से एक दो प्रश्न होता है, उसके बाद ही चैप्टर वगैरह के अंदर से प्रश्न पूछा जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, लेख और लेखक मतलब कौन सा चैप्टर किसने लिखा है उसको एक बार अच्छे से ध्यान में रखिएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि फॉर्म का डेट निकल गया है, और आप लोग इत्मीनान से, आप लोगों को पता भी चल गया होगा, आप लोगों को नोटिस भी दे दिया गया है ना? बोर्ड के ट्विटर हैंडल पे भी वो पब्लिश किया गया था 4 तारीख को, पर किन्हीं कारणवश हम नहीं देख पाए थे। हालाँकि हम हमेशा ट्विटर चेक करते रहते हैं, कोई अपडेट हो तो आप लोगों को बता दिया जाए, वो सारी चीज़ें। लेकिन हालाँकि हमने आज उसमें उसको डाल दिया, 4 तारीख को ही वो आया था। आज हो गया 7 तारीख, 3 दिन लेट। 2-3 दिन हम कहीं थे, समय नहीं मिलने की वजह से हम ट्विटर चेक नहीं कर पाए, जिसकी वजह से डिले हुआ। खैर, कहीं न कहीं किसी न किसी सोर्स से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो अब जो गति जो है अपने तैयारी की उसको अब बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा का जो ट्रेन है वो अपने नियत समय से ही आएगी। इसमें कहीं से कोई बदलाव नहीं होगा, और जिस ट्रैक से वो आता है उसी ट्रैक से आएगा, और जिस प्लेटफ़ॉर्म पे, जिस परीक्षा सेंटर पे आपको जाना है वहीं पे आएगा। तो आप लोग ना क्या कीजिए, अपना थोड़ा-सा स्पीड बढ़ा लीजिए, है कि नहीं? थोड़ा-सा स्पीड बढ़ा लीजिए, हम भी अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि कुछ सब्जेक्टिव वगैरह भी आप लोग का करवा दिया जाए, है कि नहीं? ताकि आप लोग का थोड़ा-सा और हेल्प हो सके। खैर चलिए, ये 14 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? दयनीय, बहादुर, अल्पभाषी, मृदुभाषी? तो देखिए, अल्पज्ञ पिता मतलब अल्प ज्ञान वाला, जिसके पास कम ज्ञान हो, वो पिता जो होता है वो दयनीय जीव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, दधीचि की हड्डी से क्या बना था? त्रिशूल, इंद्र का वज्र, तलवार, कुछ भी नहीं? देखिए, दधीचि दधी अरे भाई, दधीचि ऋषि का जो हड्डी था ना, उससे इंद्र का वज्र बना था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अब थोड़ा-सा डेडिकेशन आप लोगों के अंदर आना चाहिए, एक जिद आपके अंदर आना चाहिए। हर रोज़ पढ़िए, जितना भी आप समय निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए। समय निकालना क्या है भाई, आपको पढ़ना ही है, आपका प्राइमरी काम ही यही है कि आपको पढ़ना है। इसके अलावा दूसरा कोई काम अभी अगले 6 महीने तक कुछ भी नहीं होगा। ना आपको रील्स देखना है, ना आपको शॉर्ट्स देखना है। ऐसा कोई भी चीज़ आपको नहीं करना है जो आपका जो पथ है उससे आपको विमुख करे, आपको भटकाए, आपको कहीं और लेके जाए, ऐसे सारी चीज़ों से आपको बचना है। तो अगले 6 मंथ तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं बीत जाता है, थोड़ा-सा कमर कस लीजिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा अपने अंदर जो है एक थोड़ा जिद लाइए कि भाई हमको ये जो करना है वो निश्चय ही रूप से हम उसको करेंगे। देखिए, हम आपको एक छोटा-सा कहानी सुनाते हैं, वो जिद और आपको एक क्या बोलते हैं, एक जिद और एक डेडिकेशन जो होता है ना, वो आपको बताते हैं। हमारे गाँव में एक है, वो बहुत पहले, हमको लगता है कि अभी वो जवान थे ना, तभी वो साइकिल से गिर गए थे। वो उस टाइम वो लोग सब्ज़ी वग़ैरह साइकिल पे रख के और बाज़ार लेके वो लोग जाता था। तो तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है उनके घर से वो बाज़ार, जहाँ पे वो सब्ज़ी लेकर के जाया करते थे। तो किसी कारणवश एक दिन वो गिर गए साइकिल से। उसी दिन उन्होंने प्रण किया कि आज के बाद हम दोबारा साइकिल कभी नहीं चलाएँगे। तो तब से लेकर के अब तक वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन साइकिल वो नहीं चलाते हैं, और बाज़ार वो प्रतिदिन आज भी जाते हैं। लेकिन साइकिल पे सब्ज़ी रखते हैं और उसको लेकर के जाते हैं। तकरीबन कम से कम नहीं तो भी 30 साल से ज़्यादा समय हो गया। वो साइकिल उनको चलाने आता है, पर वो साइकिल चलाते नहीं हैं। ऐसे ही उसको पैदल-पैदल साइकिल पे सामान रख के उसको लेके जाते हैं। पहले वो चला के लेके जाते थे।
तो वो जिद देखिए कि नहीं बैठना, और डेडिकेशन कि पर डे उनको बाजार जाना है उस सब्जी को लेकर के उसको बेचने के लिए। तो वो एक अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, उस प्रकार का जिद होना चाहिए कि जो चाहिए उसको हासिल करके ही दम लेंगे, दूसरा कोई हमारे पास ऑप्शन विकल्प बचता नहीं है। खैर चलिए, यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न जो है आपके सामने है। कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, गुणाकर्ण मूल्य की, या भीमराव अंबेडकर की? तो देखिए, कामसूत्र जो रचना है वो है वात्स्यायन की, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल देखिए, पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? अपनी रक्षा के लिए, सुंदर लगने के लिए, कुरूप लगने के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए? तो देखिए, पहले के जो मनुष्य थे जो जंगलों में रहा करते थे, जिनको हम लोग आदि मानव बोलते हैं, तो वो लोग अपना नाखून जो है ना वो अपनी सुरक्षा के लिए रखा करते थे, अपनी रक्षा के लिए रखा करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई थी? 16 अगस्त को, 15 अगस्त को, 16 सितंबर को, कि 17 अगस्त को? देखिए, इंडिपेंडेंस जो है पत्र की घोषणा जो है वो 15 अगस्त को हुई थी, जब हम लोग आज़ाद हुए थे, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उसी समय पे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, अपने ही अधीन रहना रहना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? अपने ही अधीन रहने के लिए इंडिपेंडेंस कहते हैं, स्वाधीनता कहते हैं, डिपेंडेंस कहते हैं, या सेल्फ इंडिपेंडेंस कहते हैं? क्या कहते हैं उसको बताइए। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने आया है। तो देखिए, उसको हम लोग जब अपने ही ऊपर खुद के अधीन ही रहना है तो हम लोग उसको सेल्फ डिपेंडेंट अरे सेल्फ डिपेंडेंस कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि के हड्डियों से बना था? राधेश्याम मुनि, नारद मुनि, दधीची मुनि, या कपिल मुनि? तो देखिए, ये जो अभी आपको बताए हैं, देवताओं के जो राजा हैं इंद्र भगवान, उनका जो वज्र है वो दधीची ऋषि के हड्डी से बना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, कल्पलता किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूले, अशोक वाजपेयी, महात्मा गांधी? कल्पलता, तो कल्पलता जो है वो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं बिना किसी संदेह, बिना किसी संशय के। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, या 200 वर्ष पहले? तो देखिए, ये जो है 2000 वर्ष पहले जो थे, जो भारतवासी थे जो अपने नाखूनों को जमकर संवारते थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल जो है वो आपके सामने है, मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह को कौन लोग देते हैं? संत देते हैं, विद्वान देते हैं, कि नेता देते हैं, कि अभिनेता देते हैं? इस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर देना है क्लास खत्म होने के बाद। जो सही जवाब देंगे उनका कमेंट हम पिन करेंगे। हम बहुत सारे लोगों का कमेंट पिन भी किए हैं। कुछ लोग हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर हमारा कमेंट पिन नहीं किए हैं। तो जो लोग लेट से मैसेज करेंगे, जो बाद में कमेंट करेंगे, उनका पिन कैसे करेंगे? जो सबसे पहले करता है उनका हम कमेंट पिन कर देते हैं। तो इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा, उनका कमेंट हम जरूर पिन करेंगे, और जो सही जवाब देंगे उनको हार्ट भी शेयर किया जाएगा। तो चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बता देना है 23 का। और अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, देश की आजादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है? अधीनता को, स्वाधीनता को, उन्मुक्ता को, या उच्छृंखलता को? तो देखिए, उन्होंने जो बताया है वो स्वाधीनता को बताया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? मनुष्य, राक्षस, प्रकृति, या पशु? तो देखिए, नाखून को जो जिलाए जाने का जो काम है लेखक के अनुसार वो प्रकृति कर रही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, पढ़िएगा ना एक बार कहानी, इतना मजा आता है ना पढ़ने में। कहीं आपको दिमाग पे कोई प्रेशर, कोई लोड नहीं, ना कोई आपको फॉर्मूला समझना है, ना ही कोई आपको समीकरण सॉल्व करना है, ना ही कोई बहुत बड़ा उसके अंदर मत्था पे ची करने वाला कुछ ऐसा शब्द है जिससे आपके माथे पर लोड पड़ेगा। अगर ऐसा कोई शब्द है भी तो चैप्टर के आखिरी में उसका शब्दार्थ दिया हुआ है, आप उससे भली भांति उस पाठ को समझ सकते हैं। तो एक बार पढ़िए, चैप्टर को पढ़ना बेहद जरूरी है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, एक बार पढ़िए जरूर, है कि नहीं? जब आप पढ़िएगा ना तो सब्जेक्टिव भी आपका उससे बहुत बहुत हद तक आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई, आपके अंदर सवाल को लिखने का, उसको टैकल करने का आपके पास क्षमता विकसित हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। बार-बार आप लोग बोलते हैं ना कि सर सब ऑब्जेक्टिव तो हो जाता है, सब्जेक्टिव नहीं लिखा जाता है, सर कैसे लिखें? उसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़िएगा चैप्टर ना, आपके पास समय है, अभी आपके पास पर्याप्त समय भी है और आपके पास पर्याप्त क्षमता भी है कि आप उस चीज़ को
हैंडल कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, उसको खुद से लिख सकते हो, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न देखिए, पढ़िए, चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। उसमें आप लोग घबरा, उसमें जो होता है ना, आप लोग इग्नोर करते हो, पढ़ लेंगे, वो कभी नहीं हो पाता है। अभी से शुरू कीजिए, आज से शुरू कीजिए, तभी हो पाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिए, नाखून क्यों पड़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? बाल कृष्ण गोखले, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या कृष्णचंद्र गांधी? तो देखिए इसमें जो है नाखून बढ़ते हैं, निबंध में जो लेखक ने जिस बुड्ढे की चर्चा किया है वो महात्मा गांधी की चर्चा की है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, सभी के प्रति असमानता का भाव रखना, स्वार्थ का भाव रखना, भौतिक विकास करना। देखिए गौतम जो थे उन्होंने कहा था सभी दुख सुख को सहानुभूति, सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, नाखून क्यों पड़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? पशुवादी, मानववादी, देववादी, दानववादी? तो देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में, निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो निबंधकार का मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कौन सा भाव जगाता है? सांस्कृतिक, आत्मगौरव, स्वाधीनता, देशभक्ति, देशत्व? तो देखिए नाखून क्यों बढ़ता है? निबंध नई पीढ़ी के अंदर जो भाव जगाता है वो स्वाधीनता का भाव जगाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। बिना किसी संशय, बिना किसी संदेह के आप उसके अंदर जा सकते हैं। देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? अच्छा, सांस्कृतिक और आत्मगौरव का, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब। हालांकि स्वाधीनता भी तो वो सिखा रहा है ना, लेकिन ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हिंदी साहित्य का आदि काल के रचनाकार है? नलिन बिलोचन शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, देवेंद्र नाथ शर्मा। हिंदी साहित्य का आदि काल के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हालांकि हजारी प्रसाद द्विवेदी भी वही है, दो ऑप्शन एक जैसा हुआ, दोनों ए और बी और सी दोनों में से कोई सही है, आप जो आप टिक करना चाहें कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल, माटी की मूर्तें, बाण भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल? सब इसमें से है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है माटी की मूर्तें, ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल आपके सामने है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को, चोर को, डाकू को कि बदमाश को? ना तो चोर की चर्चा हुई है, ना डाकू की चर्चा हुई है, ना बदमाश की चर्चा हुई है। उस चैप्टर के अंदर, उस पाठ के अंदर, उस लेख के अंदर जो है वो नाखून के बारे में चर्चा हो रही है, नाखून से जुड़े उस प्रश्न के बारे में चर्चा हो रही है जो उनकी बच्ची ने उनसे पूछ लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, महाभारत क्या है? उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है कि पुराण है? तो देखिए महाभारत जो है वो एक क्या है? पुराण है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल आपके सामने है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख नख रखना पसंद करते थे? गौड़ देश के लोग, कैकिया देश के लोग, पाहिक के देश के लोग या गंधार देश के लोग? तो देखिए गौड़ देश के जो लोग थे वो बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप उसके साथ जा सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? चीन में, जर्मनी में, नेपाल में कि जापान में? हिरोशिमा जिसपे ये परमाणु बम गिराया गया था वो कहाँ था? जापान के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और हिरोशिमा पे बम किस देश ने गिराया था आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ये भी बताना है। अगला सवाल देखिए, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? दक्षिण अरे यार, दाक्षिणात्य, पौर्वात्य, मालवा या मध्य देशीय? तो वो दाक्षिणात्य जो थे वो क्या करते थे? छोटे छोटे नखों को रखना पसंद करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? शेर, बंदर या भालू, हाथी? हम लोग कर रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 4, नाखून क्यों बढ़ते हैं का बीबीआई ऑब्जेक्टिव, उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी है और उसका आंसर भी है, इसलिए हम उसको क्वेश्चन आंसर बोल रहे हैं। चलिए यहाँ पे जो है बंदरिया जो है वो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, देवताओं का राजा राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? भगवान इंद्र को किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग एक बार देख लीजिए, ना तो महादेव जी को किया जाता है, ना विष्णु जी को किया जाता है, ना ब्रह्मा जी को किया जाता है, लेकिन इंद्र भगवान को क्या किया जाता है? देवताओं का राजा से संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और अगला सवाल आपके सामने है, नख किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का,
ए और बी दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नख जो है वो लेखक के दृष्टिकोण से, उनके विचार से यह पशुता का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हालांकि लिखा तो चंद्रवरदाई जी ने है, लेकिन संपादन इसका जो है वो हमारे हजारी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है इसका संपादन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, अशोक के फूल किनकी रचना है? दिनकर जी की, सुमित्रा नंदन पंत की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या गुणाकर मूले की? तो देखिए ये अशोक के फूल जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जा सकते हैं बिना किसी संशय, बिना किसी दुख, बिना किसी तकलीफ के साथ। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपके सामने है, नाखून क्यों पड़ते हैं के निबंधकार कौन है? भाई साहब वही है हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला सवाल देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है? आलोचनात्मक, उपन्यास, कहानी, निबंध। तो इन्होंने कहानी के अंदर कोई भी लेखन नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गौड़ देश के लोग, कैकिया देश के लोग? गौड़ दे रिपीट हो गया क्या प्रश्न? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला सवाल देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? समस्तीपुर बिहार, बलिया बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो आपको बताया ना बलिया उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था इनका जन्म। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल आपके सामने है, पृथ्वीराज रासो किसका संपादन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। पीछे 2-3 प्रश्न फिर रिपीट हो गया। अगला सवाल देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि मिली है? आपके सामने अतिरिक्त प्रश्न आपको दे रहे हैं। अब इसको अतिरिक्त प्रश्न हम नहीं मानेंगे, चूंकि 1-2 प्रश्न जो है इसके अंदर रिपीट हो गया है, तो अब ये उसी प्रश्न के अंदर आएगा, हम इसको अतिरिक्त प्रश्न नहीं मानेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? तो उनको ना तो पद्म भूषण दिया गया, ना अशोक चक्र दिया गया, ना विजय चक्र दिया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जो उपाधि दी गई वो ज्योतिषाचार्य की दी गई। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और इस सेशन का आखिरी प्रश्न आपके सामने है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, शिक्षक का अर्थ होता है साबुन, महावर, दर्पण या मोम? महावर जो होता है ना, देखिएगा घर में महिलाएं पैर रंगती है ना जो कलर से, तो बोलते हैं महावर, है ना। तो मोम को कहा जाता है शिक्षक। साबुन तो समझते ही है, दर्पण शीशा जिसमें हम लोग अपना मुखार बिंद देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। शिक्षक जो है वो मोम को कहा जाता है। और इन्हीं प्रश्न के साथ आप लोगों को जो प्रश्न हम छोड़ दिए हैं, आपको जो बताना था प्रश्न एक बीच में जो छोड़े हैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर बताने के लिए, उसका जवाब भी आपको देना है। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, अपने दोस्त यारों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको ज्वाइन भी कीजिएगा। और कोई समस्या हो, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई जानकारी, कोई सुझाव अगर आपको देना हो, कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पे सुझाव दे सकते हैं। क्या और बेहतर किया जा सकता है, आप इसके बारे में भी कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। और हम जो है आप लोगों का शेड्यूल हम बना रहे हैं कि किस दिन क्या-क्या किया जाए, चूँकि लगातार 1 सप्ताह एक ही सब्जेक्ट हो रहा है, तो थोड़ा-सा बच्चा बोर हो जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि कुछ मिसलेनियस टाइप आपको बदल-बदल के मिलता रहे, ताकि सब पे ध्यान इक्वली पड़े, सब चीज़ों का रिवीजन अच्छे से हो पाए, है कि नहीं? तो उस पे हम काम कर रहे हैं 1-2 रोज़ के अंदर। हालाँकि हम करने इधर 5 तारीख को ही आपको देने वाले थे। मम्मी का तबीयत ख़राब है, आप लोगों को पता होगा। इसी में थोड़ा-सा व्यस्त है, तो हो नहीं पा रहा है वो। लेकिन हमको लगता है कि 1-2 रोज़ के अंदर हम दे देंगे, उसमें परेशान होने वाली बात नहीं। हम इस हिसाब से बनाना चाहते हैं कि सब जो है 1 सप्ताह के अंदर एक बार आप लोगों के आँख के सामने से होके गुज़र जाए, ताकि रिवीजन में रहे, कहीं कोई चीज़ गड़बड़ नहीं हो। ताकि जितना ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग के झोली में आके गिरे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, सब किसी को शुभ रात्रि। और कृष्ण जन्माष्टमी को सब किसी को कृष्ण जन्माष्टमी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। अच्छे से मनाइए, मिठाइयाँ बाँटिए, खुशियाँ बाँटिए, प्यार बाँटिए, और क्या ही करेंगे। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर अगले दिन।